जिस बेटे ने मुझे पुराने सामान की तरह घर से निकाल दिया, उसी ने धोखे से मेरे पुश्तैनी मकान का सौदा कर लिया। पर उसे नहीं पता था कि एक माँ जब अपनी औलाद के छल को पहचान लेती है, तो वह आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने अधिकारों से वार करती है। मैं लखनऊ के उस आलीशान फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी, जहां कांच की दीवारें थी और हवा भी जैसे किसी की इजाजत लेकर आती थी। मेरे हाथों में मेरी पुरानी रामायण थी और दिल में एक अजीब सी घुटन। मेरे बेटे कार्तिक ने जब मुझे बनारस से यहाँ बुलाया था, तो कहा था कि माँ, अब तुम्हारी उम्र आराम करने की है। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मेरा आराम नहीं, मेरा अस्तित्व छीनने की तैयारी कर रहा था। अंदर से कार्तिक और मेरी बहू रचना की आवाजें आ रही थी। तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कार्तिक? उनके पुराने तौर तरीकों से मुझे घबराहट होती है। हमारे घर में पार्टियां होती हैं और वह दिन भर पूजा पाठ और अगरबत्ती का धुआं करती रहती है। रचना की आवाज में शिकायत नहीं, आदेश था। कार्तिक ने बहुत ठंडे स्वर में जवाब दिया, बस कुछ दिन और रचना, एक बार वह कागजात पर दस्तखत कर दें, फिर मैं उन्हें वापस बनारस भेज दूंगा। वैसे भी इस महंगे शहर में उनका क्या काम? मेरे पैरों तले जैसे किसी ने जमीन खींच ली। मैं उनके लिए एक मां नहीं, सिर्फ एक रुकावट थी, जिसे वह अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। उस रात भोजन की मेज पर सन्नाटा था। कार्तिक ने मेरे सामने एक पत्रावली रखी। उसमें कई पन्ने थे, जिन पर अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा था। माँ, अगले महीने तुम्हारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है। यह अस्पताल के कागजात हैं और कुछ स्वास्थ्य बीमा के फॉर्म है। इन पर दस्तखत कर दो, ताकि समय पर सारी प्रक्रिया पूरी हो सके। कार्तिक ने मेरी आंखों में देखे बिना कहा। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन एक माँ का दिल अपने ही बेटे पर शक करने से घबराता है। मैंने एक कलम उठाई और जहां जहां उसने उंगली रखी, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन दस्तखत करते वक्त मेरी नजर रचना पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। मेरे मन में एक खटका हुआ। मैंने चुपके से बीच का एक पन्ना निकाला और अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। अगले ही दिन कार्तिक ने मेरी पुरानी अटैची निकाली और बोला, माँ, मुझे कंपनी के काम से विदेश जाना पड़ रहा है और रचना अपनी माँ के घर जा रही है। तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं होगा। तुम बनारस वाले घर लौट जाओ। वह एक आदेश था। मुझे बिना किसी सम्मान के उस घर से विदा कर दिया गया। जब मैं ट्रेन में बैठी, तो मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी शून्यता थी। बनारस की गलियों में मेरा वह पुराना पुश्तैनी मकान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई बूढ़ा पिता अपनी घायल बेटी को देखता है। आंगन में तुलसी का चबूतरा, दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग और मेरे स्वर्गीय पति की यादें, यही मेरी दुनिया थी। मैं धीरे धीरे अपने अकेलेपन की आदत डाल रही थी। करीब 2 हफ्ते बीत गए। एक दोपहर मैं आंगन में धूप सेक रही थी, तभी बाहर लोहे के दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक मोटा सा आदमी खड़ा था, गले में सोने की मोटी जंजीर और आंखों में एक अजीब सा घमंड। उसके साथ 2 लोग और थे, जिनके हाथों में नापने वाला फीता था। अरे सुमित्रा जी, राम राम। मैं सेठ गिरधारी। आप अंदर का सामान बांधना शुरू कीजिए। अगले हफ्ते तक मकान खाली करना है। नाम जोक का काम आज ही निपटा लेते हैं। मेरा दिमाग शून्य पड़ गया। मकान खाली करना है मतलब? ये मेरा घर है, आप कौन होते हैं इसे नापने वाले? मेरी आवाज कांप रही थी। सेठ गिरधारी जोर से हंसा। लगता है कार्तिक बाबू ने आपको बताया नहीं। आपका यह पुश्तैनी मकान मैंने खरीद लिया है। 50 लाख रुपए बयाना यानी अग्रिम राशि भी दे चुका हूं मैं आपके बेटे को। बाकी का पैसा रजिस्ट्री के दिन दूंगा। अब हटिए, मुझे काम करने दीजिए। मेरे कानों में जैसे किसी ने खौलता हुआ शीशा डाल दिया। मकान बिक गया और मुझे पता तक नहीं। तभी मुझे उसी दिन की याद आई, जब कार्तिक ने मुझसे अस्पताल के नाम पर कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। मैं तुरंत भागकर अंदर गई। अपनी रामायण के पन्नों के बीच से मैंने वह पन्ना निकाला जो मैंने उस दिन पल्लू में छिपा लिया था। वह एक प्रतिलिपि थी। मुझे अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि वह अस्पताल का पर्चा नहीं था। मैंने तुरंत अपनी चादर ओढ़ी और सीधा रमाकांत जी के घर की तरफ चल पड़ी। रमाकांत जी हमारे पुराने पारिवारिक वकील थे। मेरे ने उनकी वकालत की पढ़ाई में बहुत मदद की थी। उनकी कचहरी में हमेशा पुराने फाइलों की धूल उड़ती रहती थी। मुझे बदहवास देखकर वह अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। सुमित्रा भाभी, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मैंने वह मुड़ा हुआ पन्ना उनके हाथ में रख दिया। रमाकांत जी, मुझे सच बताइए, इस कागज पर क्या लिखा है? मेरे बेटे ने मुझे मोतियाबिंद के ऑपरेशन का कहकर इस पर दस्तखत करवाए थे। रमाकांत जी ने अपना चश्मा ठीक किया और उस कागज को ध्यान से पढ़ा। अचानक उनके माथे पर पसीना चमकने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, यह अस्पताल का कोई कागज नहीं है। यह एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसे हम मुख्तारनामा कहते हैं। इस पर दस्तखत करके आपने कार्तिक को यह पूरा अधिकार दे दिया है कि वह आपके पुश्तैनी मकान को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है या किसी के भी नाम कर सकता है। वह वही रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर धम से बैठ गई। मेरी ही कोख से जन्मे मेरे बेटे ने
छत का सौदा कर लिया था। मैंने रुंधे हुए गले से पूछा, लेकिन रमाकांत जी, इस मकान में तो मेरी बेटी निधि का भी बराबर का हिस्सा है। उसके पिता ने वसीयत में दोनों बच्चों का नाम लिखा था। कार्तिक अकेले इसे कैसे बेच सकता है? रमाकांत जी ने अपना पुराना कंप्यूटर चालू किया और सरकारी रजिस्ट्री की वेबसाइट खोली। कुछ देर खटपट करने के बाद वह मेरी तरफ पलटे। उनकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों था। भाभी, कार्तिक ने सिर्फ आपको ही धोखा नहीं दिया, उसने सरकारी दफ्तर में एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा किया है। इस प्रमाण पत्र में लिखा है कि निधि को इस मकान के बिकने से कोई आपत्ति नहीं है और उस पर निधि के हस्ताक्षर हैं। निधि ने हस्ताक्षर किए? मेरे मुंह से निकला। नहीं भाभी, रमाकांत जी ने कड़े स्वर में कहा। मुझे पूरा यकीन है कि यह हस्ताक्षर जाली है। कार्तिक ने अपनी ही बहन के फर्जी दस्तखत किए हैं। अब यह सिर्फ एक लालची बेटे का मामला नहीं था, यह एक अपराधी का मामला था। मैंने उसी वक्त वहीं से निधि को फोन लगाया। वह दिल्ली में नौकरी करती थी। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो फोन के उस पर एक लंबी चुप्पी छा गई। माँ, भैया ने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने तो किसी भी कागज पर कोई दस्तखत नहीं किए। मुझे तो पता भी नहीं कि मकान बेचा जा रहा है। मैं भी पुलिस के पास जाती हूँ, निधि रोते हुए बोली। नहीं निधि, मैंने अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, अभी पुलिस के पास मत जा। अगर उसे भनक लग गई तो वह सब कुछ मिटा देगा। तू बस मुझे एक शपथ पत्र बनाकर भेज दे कि तूने कोई दस्तखत नहीं किए और तेरे हस्ताक्षर फर्जी हैं। बाकी मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैंने फोन काटा और रमाकांत जी की तरफ देखा। अब मेरे भीतर कोई रोती हुई कमजोर मां नहीं थी। मेरे भीतर एक ऐसी औरत जाग चुकी थी जिसे अपने आत्मसम्मान और अपनी बेटी के हक की लड़ाई लड़नी थी। रमाकांत जी, मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। भाभी, सबसे पहले हमें इस मुख्तारनामे को रद्द करना होगा। इसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम निधि के फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करेंगे। लेकिन हमें यह सब बहुत खामोशी से करना होगा। अगले 2 दिन तक मैं और रमाकांत जी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस काम में लगा दी। मुख्तारनामा रद्द करने का नोटिस जारी हो गया और पुलिस थाने में एक गुप्त शिकायत भी दर्ज करा दी गई। मैंने तय किया था कि मैं कार्तिक को फोन पर नहीं बताऊंगी। मैं चाहती थी कि वह खुद अपने बुने हुए जाल में चल कर आए। 1 हफ्ते बाद कार्तिक का फोन आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। माँ, मैं और रचना कल बनारस आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम है, तुम बस घर पर ही रहना। जरूर बेटा, मैं इंतजार करूंगी, मैंने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया। अगली सुबह हमारे घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। कार्तिक और रचना बाहर निकले। उनके साथ सेठ गिरधारी भी था, जिसके हाथ में एक भारी सी अटैची थी। रचना ने घर के आंगन में कदम रखते ही नाक सिकोड़ी। उफ, कितनी धूल है यहाँ। कार्तिक, जल्दी से काम खत्म करो, मुझे इस पुरानी जगह पर घुटन होती है। हमें आज ही लखनऊ वापस निकलना है। बिल्डर को हमारे नए विला में की बाकी रकम भी तो देनी है। तो यह थी सच्चाई। मेरे आशियाने को उजाड़कर वे अपने लिए शीशे का महल बना रहे थे। मैं रसोई से बाहर आई। मेरे हाथ में एक थाली थी जिसमें चाय के 3 प्याले और एक भूरे रंग का लिफाफा रखा था। आओ कार्तिक, बैठो। सेठ जी, आप भी बैठिए, मैंने कहा। कार्तिक ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधा मतलब की बात शुरू की। माँ, अब तुम्हें यहाँ से चलना होगा। मैंने यह मकान सेठ जी को बेच दिया है। कल हम तुम्हें शहर के सबसे अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने सारे पैसे भर दिए हैं। उसने इतनी आसानी से मेरी पूरी जिंदगी का फैसला सुना दिया, जैसे मैं कोई पुरानी कुर्सी थी जिसे कबाड़ी को बेचना था। सेठ गिरधारी ने अपनी अटैची मेज पर रखी। कार्तिक बाबू, इसमें बाकी के 75 लाख रुपए हैं। आप बस संपत्ति हस्तांतरण के कागजों पर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दस्तखत कर दीजिए। कार्तिक ने जैसे ही पेन उठाया, मैंने वह भूरा लिफाफा उसकी तरफ खिसका दिया। दस्तखत करने से पहले यह भी पढ़ लो कार्तिक, यह तुम्हारे लिए है, मैंने बहुत ठंडे स्वर में कहा। कार्तिक ने झल्लाहट में लिफाफा खोला। अंदर रखे कागजों को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। यह क्या है माँ? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। यह उस मुख्तारनामे को रद्द करने का कानूनी आदेश है कार्तिक, जो तुमने धोखे से मोतियाबिंद के बहाने मुझसे बनवाया था। आज से तुम्हारे पास इस मकान का एक पत्थर भी बेचने का कोई अधिकार नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रचना के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। सेठ गिरधारी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या मतलब है इसका कार्तिक बाबू? आपने कहा था कि आपके पास पूरे अधिकार हैं। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द हो गई है तो यह सौदा अवैध है। सेठ गिरधारी चिल्लाया। माँ, तुमने यह क्या कर दिया? तुम मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। कार्तिक मुझ पर चिल्लाने लगा। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। जिंदगी तुमने बर्बाद की है कार्तिक। लिफाफे में दूसरा कागज भी है, उसे भी पढ़ लो। वह तुम्हारी बहन निधि के जाली हस्ताक्षरों को लेकर दर्ज की गई पुलिस शिकायत की प्रतिलिपि है। धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज हो चुका है तुम पर। यह सुनते ही रचना के हाथ से चाय का प्याला छूटकर जमीन पर गिर गया। कार्तिक पूरी तरह से टूट चुका था। जो घमंड उसके चेहरे पर लखनऊ में था, वह अब बनारस की धूल में मिल चुका था। सेठ गिरधारी ने कार्तिक का कॉलर पकड़ लिया। मुझे तुम्हारे किसी पारिवारिक नाटक से कोई मतलब नहीं है। मेरा 50 लाख का बयाना मुझे इसी वक्त वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें यहीं से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। कार्तिक अब सेठ के सामने हाथ जोड़ रहा था। सेठ जी, मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए।
मैंने वह पैसा लखनऊ वाले बिल्डर को दे दिया है। मैं कहीं से भी इंतजाम कर दूंगा। सेठ ने उसे धक्का दिया और अपनी अटैची उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है कार्तिक। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो तुम जेल की हवा खाओगे। सेठ के जाते ही कार्तिक और रचना मेरे पैरों में गिर पड़े। रचना, जो मुझे पुराने फर्नीचर की तरह मानती थी, अब सिसक सिसक कर रो रही थी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, बिल्डर पैसा वापस नहीं करेगा और सेठ हमें पुलिस के हवाले कर देगा। केस वापस ले लीजिए, आप जो कहेंगी हम करेंगे। रचना गिड़गिड़ा रही थी। कार्तिक ने मेरे पैर पकड़ लिए। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, क्या तुम अपने ही बेटे को जेल भिजवाओगी? मुझे बचा लो माँ। मैंने अपने पैर पीछे खींच लिया। मेरी आंखों में कोई नमी नहीं थी, सिर्फ एक कठोर सच्चाई थी। जब तुमने अस्पताल के कागजों के नाम पर मेरा घर छीना, तब मैं तुम्हारी मां नहीं थी। जब तुमने अपनी ही बहन के हक पर डाका डाला, तब तुम्हें रिश्ते याद नहीं आए। तुम आज इसलिए नहीं रो रहे हो कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। मैंने गहरी सांस ली और अपना आखिरी फैसला सुनाया। मैं यह शिकायत वापस नहीं लूंगी और ना ही मैं इस घर का एक भी हिस्सा तुम्हें दूंगी। अगर सेठ को पैसा लौटाना है तो अपनी वो महंगी गाड़ी बेचो, अपनी पत्नी के गहने बेचो या अपनी रात दिन की नींद बेचो। अब मैं तुम्हारी गलतियों का बोझ नहीं उठाऊंगी। रचना और कार्तिक को खाली हाथ और कलंकित चेहरे के साथ उस आंगन से बाहर जाना पड़ा। दरवाजे से बाहर निकलते हुए कार्तिक ने मुड़कर मुझे देखा, पर मेरे चेहरे पर उसे सिर्फ एक न्याय करने वाली अदालत दिखाई दी, कोई बेबस मां नहीं। कुछ महीनों बाद मैंने रमाकांत जी की मदद से उस पुश्तैनी मकान को एक धर्मार्थ संस्था में बदल लिया। अब वहां गरीब बच्चों के लिए एक पुस्तकालय चलता है। निधि हर महीने मुझसे मिलने आती है और मैं अब किसी के रहम पर नहीं जीती। मैं अपने घर के उसी आंगन में तुलसी के चबूतरे के पास बैठती हूँ, लेकिन अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि रिश्ते सिर्फ जन्म देने से नहीं चलते। जो औलाद माता पिता को केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की सीढ़ी समझती है, उसे यह बताना जरूरी है कि जब सीढ़ी खींची जाती है तो इंसान सीधा जमीन पर गिरता है। अपना आत्मसम्मान किसी के पैरों में मत रखिए, फिर चाहे वो पैरों तले की जमीन आपकी अपनी औलाद ही क्यों ना मांग रही हो।